नमस्कार, मैं हूं जायरा और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यावसायिक अनुबंध के बारे में आज हम बात करेंगे। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यावसायिक अनुबंध को कानूनी अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से दो या दो से अधिक व्यावसायिक पक्षों के बीच लिखित अनुबंध या करार होता है। जब तक वह पक्ष इन अनुबंध कानूनों का पालन करते हैं, तब तक वे दीवानी न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। व्यापार अनुबंध एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यावसायिक संदर्भ में लेन देन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज का वर्णन करता है। उपयोग किए गए अनुबंध राज्य, देश, उद्योग और लेन देन प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार अनुबंध लेन देन, आकार, भुगतान शर्तों का विवरण होता है जो कि कानूनी रूप से मान्य होता है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों और यहां तक कि स्वतंत्र ठेकेदारों तक हर कोई व्यावसायिक अनुबंधों का उपयोग करता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। अगर इस मसले से जुड़ा कोई आपका सवाल है तो आप हमसे राय ले सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा क्या होती है? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा यही है कि ये दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में है। और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, करार हो गया, संविदा हो गई, तो उसको आप कानूनी रूप से इसको लागू करवा सकते हैं। ये इन्फोर्सेबल होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। जी। इसीलिए यह दो व्यक्तियों का होना जरूरी है और इस पर ये इसकी इन्फोर्सिबिलिटी, यह बाध्यकारी होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन इसके लिए दो तीन शर्तें ये हैं कि एक तरफ से प्रस्ताव किया जाना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, माने उसको मानने के लिए तैयार हो। किसी ने एक ऑफर दिया और फिर उसका एक्सेप्टेंस हुआ, तब जाकर के यह माना जाएगा कि ये शर्त पूरी हो गई है। और इसके बाद इसमें देखा जाएगा पूरी तरह से करता है तो खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। इन सारी चीजों को आप कॉन्ट्रैक्ट के भीतर, करार के भीतर देंगे, तब वो व्यापारिक अनुबंध माना जाएगा। यही इसी दो तीन चीजें इसके लिए बहुत जरूरी होती हैं। यह दो, मैंने एक व्यक्ति के साथ नहीं, यह दो व्यक्तियों का होना जरूरी है और दो संगठनों का जरूरी होता है, या दो कंपनियों का होना जरूरी है, दो फर्म का होना जरूरी होता है। दो से अधिक फर्म भी इसमें जुड़ सकते हैं, दो से अधिक कंपनियां भी जुड़ सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी जी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे तफसील से। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका जैसे अर्थ से इसका मालूम होता, देखिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एक हमने कोई ऑफर किया और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर एक बीच में कंसिडरेशन, माने उसमें एक मूल्य दिया गया कि आप ये पूरा करेंगे। लेकिन वह देखा गया कि अगर आपने माने एक्सेप्ट किया, किसी भी पार्टी ने, दोनों या तीनों में से किसी भी पार्टी ने उसकी पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ये उल्लंघन माना जाएगा। ये आपके करार का उल्लंघन किया गया, ये इसी को कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई समझौता हो रहा है, कोई करार हो रहा है और उसके बीच में कोई लेन देन की बात आई है और उस लेन देन को पूरी तरह से कोई नहीं पूरा कर पा रहा है, या करार में जो बातें लिखी गई हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, किसी भी तरफ से किया गया है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये उसका अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। जी जी, अनुबंध का उल्लंघन इसे माना जाता है। तो क्या सजा या जुर्माना तय किया गया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? देखिए, ये एक दीवानी मामला है, सजा की तो बात इसमें नहीं है, लेकिन जुर्माने की बात है। जुर्माना किया जाता है
पहले तो अनुबंध में ही 2-3 चीजें लिखा दी जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग करते हैं कि आप देखते हैं कि उसी में लिखवा दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के भीतर ही लिख दिया जाता है कि मान लीजिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको पूरा करिए, लेकिन अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। आप देखिए, आप एक एम्प्लॉयमेंट लॉ है, मान लीजिए कोई 2 व्यक्तियों के बीच में नौकरी को लेकर के एक समझौता होता है, एक करार होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। तो उसमें जो नौकरी वाला एम्प्लॉय है, इससे कहा जाता है कि आपको 3 महीने की नोटिस के बाद हटा दिए जाएंगे, आप हटा दिए जाएंगे, और नहीं तो हटा दिया जाता। जी। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एम्प्लॉय के सामने भी शर्त रख दी जाती है कि अगर आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो आपको 3 महीने के पहले नोटिस देना होगा, और अगर आप नोटिस नहीं देते हैं तो आपके बकाया राशि में से वही काट ली जाएगी और हम उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। इसी तरह से एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वाणिज्यिक अनुबंध हुआ है, तो उसमें ये शर्त लगा दी जाती है कि आपका ये कंसिडरेशन है, ये 1 लाख रुपए मूल्य की ये चीजें करना है, और अगर ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो जो व्यक्ति इसका अनुबंध का अनुज्ञा करता, अनुबंध का इसका उल्लंघन करता है, उसको 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या जितना भी राशि तय की जाती है, दोनों तरफ से एग्रीड होती है, दोनों तरफ से तय होती है, उतना उसको देना पड़ेगा डैमेज के रूप में, उसको मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा। और मुकदमा कोर्ट में भी जाता है, कोर्ट में भी इसमें कहीं कोई सजा की बात नहीं आई है। सजा माने एक कोई क्रिमिनल केस के रूप में नहीं माना जाता है कि आपको इतना दंड दे दिया जाएगा, इतने महीने की सजा दे दी जाएगी। ये सजा का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन मुआवजे का प्रावधान है कि इस पर आपको ये देना पड़ेगा, डैमेज देने पड़ेंगे। जी जी। परमानंद जी, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है? दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप इस चीज को देखें कि किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों व्यक्तियों को क्या किसकी तरफ से प्रस्ताव गया है और किसने इसको एक्सेप्ट किया, किसने उसको स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बीच में आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये तय होना पड़ता है, एक एक चीज देखने पड़ती है कि क्या है, किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट आपको दूसरी चीज के लिए सहमत है। ये 2-3 चीजें हैं, और अगर आप इस पर असहमति व्यक्त करते हैं तो जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा वो उसको क्या मुआवजा देना पड़ेगा, उसको क्या क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, ये 2-3 चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट, एक चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखित होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ओरल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओरल रहने से कोई भी चीज को माने या न माने, या कोई कह दे कि हमने किया ही नहीं है, इसी नाते कॉन्ट्रैक्ट का लिखित रूप में होना जरूरी है। आप इस चीज को देखें और दोनों व्यक्ति इस चीज से सहमत हो, और दोनों व्यक्तियों का इस पर सिग्नेचर होना चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ से, या फर्म की तरफ से हुआ, कंपनी की तरफ से हुआ, दोनों के उस पर नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, दोनों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और ये तय हो कि हम इस बात से सहमत हैं कि आपकी तरफ से ये प्रस्ताव किया गया, या दोनों तरफ से ये एक ज्वाइंट है, संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव रखा गया जिस पर हम दोनों सहमत हैं, और दोनों इस चीज का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे। जो अनुपालन नहीं करेगा वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगा, और उसको ये मुआवजा देना पड़ेगा। इन 2-3 चीजों का खास तौर पर अनुबंध तैयार करते समय ध्यान देना पड़ता है। जी जी, तो इन तमाम बातों का ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। परमानंद जी, तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट का मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, फाइन प्रिंट में लिखा क्या होता है? जी, ये आप देखिए, बहुत सारे लोग तो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि फाइन प्रिंट में बहुत सारी चीजें छिपाने के लिए होता है। जैसे कोई LIC कराता है या कोई ऐसी चीज कराता है, तो उसमें मान के चलते हैं कि ये हम इसमें नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में ऐसा लिख दिया जाता है कि वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। जब आप उनके पास जाएंगे, या कोई जब आप LIC कराते हैं, या कोई किसी गाड़ी का आप देखें इंश्योरेंस कराता है, तो उसमें वो छोटी छोटी चीज लिख देते हैं, वो कहते हैं वो डिस्क्लोजर क्लॉज है।
डिस्क्लोजर क्लॉज माने हमने बहुत छोटे छोटे अक्षरों में इस चीज को लिख दिया है, लेकिन हम बड़े बड़े अक्षरों में इस चीज को नहीं रखते हैं क्योंकि ये पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। इसी नाते जो आम बोलचाल की भाषा में आप देखेंगे, जब आप किसी से बातचीत की जाएगी, हम कानूनी रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि वो एक छिपाने की बात होती है कि जब आपका मुकदमा किसी से चलने लगता तो कहते देखिए ये तो हमारे फाइन प्रिंट में इस चीज को लिखा हुआ था, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इसको पढ़िए, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो गलती आपकी है। लेकिन बात सत्य ये है कि फाइन प्रिंट का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट के नीचे बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी हुई बात को, जो मुख्य रूप से ये होता है कि ये चीजें करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं करते हैं तो वो कहते हैं वो फाइन प्रिंट में लिखा हुआ था, हमने उसको मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रखा था। तो जो चीजें मेन कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से नहीं में आती हैं और छोटे छोटे अक्षरों में उसके बाद नीचे लिख दी जाती हैं, उनको फाइन प्रिंट करने। अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के एडिक्वेट कंसिडरेशन या पर्याप्त प्रतिफल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ होता है। एडिक्वेट कंसिडरेशन ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। आप इसमें देखेंगे कि मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था कि यह अगर दो व्यक्ति एक्सेप्ट ऑफर किया जाता है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होता है, और एक्सेप्टेंस में ये ध्यान देने की बात होती है कि कंसिडरेशन का एक अमाउंट होता है, कंसिडरेशन होता कितने का है ये देखना पड़ता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट का इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई हवा में कोई बात कह दी जाए कुछ नहीं। एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब है, पर्याप्त प्रतिफल का मतलब है कि इसमें कितना चीजें ध्यान रखी जाएंगी कि कितने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा अमाउंट आपको पूरी तरह से देना पड़ेगा। और फिर उसमें ही ये बात निहित होगी कि अगर उसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं होता है तो उतना हर्जाना देना पड़ेगा, उतनी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी दोनों पक्षों को, जो पक्ष उसका उल्लंघन करेगा। ये पर्याप्त एडुकेट इसका कंसिडरेशन का मतलब ये है कि यह पूरी तरह से उसका पर्याप्त प्रतिफल मिलेगा। इसका मान लीजिए हमारा 2 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई पूरा नहीं कर पा रहा है तो कितना उसको देगा, ये उसका एक एडुकेट कंसिडरेशन ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसका ध्यान है, कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन अमाउंट को पूरी तरह से करना पड़ेगा और अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो इसको हर्जाना देना पड़ेगा। जी जी, परमानंद जी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी तौर पर लागू कैसे किया जाता है, यानी कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल कैसे बनाया जाता है? तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्सिएबल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस का होगा ये उसकी पहली शर्त है कि वो इन्फोर्सिएबल हो। अगर वो इन्फोर्सिएबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं बिजनेस। जी जी, इसी नाते उसको ड्यूली पूरी तरह से वो इन्फोर्सिएबल बनाया जाएगा, तभी वो इन्फोर्सिएबल का मतलब कि दो पार्टीज के बीच में अगर समझौता हुआ है और दोनों पार्टीज उसका पूरी तरह से समझौते का पालन नहीं कर रही है, एग्रीमेंट का, करार का, तो जो पार्टी पीड़ित है, जो पार्टी उससे असंतुष्ट है, उस पार्टी को कोर्ट में ले जाने का अधिकार होगा और कोर्ट में ले जाएगा तो उसके लिए पूरी तरह से वह कंपनसेशन करेगा। क्योंकि ये शर्त है कि अगर आपने बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट का यही तात्पर्य इसका यह है कि दो पक्षों के बीच में एक ऐसा करार होता है जिस करार को वैध रूप से लागू कराया जा सके। लागू कराने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो हम उसको नोटिस देंगे और वो उसको पूरा करेगा। अगर वो नहीं करता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जाएंगे। यही तात्पर्य है इसका इन्फोर्सिबिलिटी का। जी जी, परमानंद जी, कई बार बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी दोनों पार्टीज में मतभेद भी हो जाता है, तो इसको अगर कोई खत्म करना चाहे तो खत्म कैसे करे? जी, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि कई बार बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर उसके बाद मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 चीजें ऐसे शुरू की जाती है कि देखिए, एक होता है कि लागू करने के पहले ही आप किसी चीज को आप उसमें टास्क देते हैं कि दोनों पक्षों को इस पर विचार भी करने का समय दिया जाएगा। 1 सप्ताह का या 1 महीने का या 3 महीने का समय होगा, जिस समय अगर मान लीजिए वो विचार से लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लागू किया जा सकता है तो हम
यूनिलैटरली उसको तोड़ देते हैं, कोई भी पक्ष उसको तोड़ देता है। ये उसके नियम है, ऐसा कि हम 1 दिन बाद 2 दिन बाद, और उसमें हम लिख के दे देते हैं कि देखिए ये संभव नहीं है कि ये अनुबंध को लागू किया जा सके, न तो आप लागू करने की क्षमता में है और न हम लागू करने की क्षमता में है कोई भी पक्ष, तो इसलिए हम उसको तोड़ देते हैं। वो एंटिसिपेटरी रिसाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप इस चीज को देख करके कोई भी पक्ष उस चीज को तोड़ देता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने ये कर दिया है कि आप 3 महीने या 6 महीने के बाद आप इस चीज में पाते हैं कि अनुबंध को लागू करने में दूसरा पक्ष ठीक ढंग से उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, तो आप उसको नोटिस देते हैं। दो नोटिस के बाद उससे कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने का क्यों कारण बताएंगे आप, 1 2 3 4 कारण देंगे, और उस कारण को अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है, वाकई नहीं पूरा कर पा रहा है, तो आप उसको तोड़ सकते हैं। नहीं तो कोर्ट में जाएगा दूसरा पक्ष कि नहीं हम उसको पूरा कर रहे हैं, और वो साबित करेगा कि मैं जो अनुबंध में टर्म्स लिखे गए हैं, जो शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों को पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं। अगर नहीं पूरा कर पा रहा हूं तो फिर मुझे वो दंडित किया जाए। दंडित का मतलब कि हमारे ऊपर हर्जाना लगाया जाए। तो ये मेन चीजें होती हैं कि वाणिज्यिक अनुबंध में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वो उसको पूरा नहीं कर पाता, चाहे एक पक्ष या 2 पक्ष, या हम बाद में इस चीज को पता लगाते हैं। जैसे अनुबंध हमने कर दिया और अनुबंध करने के बाद हमको बाद में पता चला कि जिस पार्टी से हमने अनुबंध किया है वो पार्टी वाकई इसको पूरा करने की हालत में नहीं है, तो हम उस अनुबंध को तोड़ देते हैं। और उसमें एक क्लाज दिया होता है, उसमें एक क्लाज ये दिया होता है कि हम 7 दिन के भीतर इस अनुबंध को हमें पुनर्विचार का मौका मिलेगा, और उस पुनर्विचार के साथ हमने ये पाया है कि ये इसको लागू नहीं किया जा सकता है, लिहाजा हम इसको खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका जरूर फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।